जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी शफीक भाई, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है। क्लास स्टार्ट कर लें सर? चलें जी, ठीक है। सर जब एंड करके मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, तो फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा सर। जी मैं आपसे कर लूँगा रब्ता। ठीक है, शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं। तो इसके अंदर पहली चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं और फिर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, ये मैं आपको इसका तारुफ करवा दूं। ये देखिए, ये है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेक होल्डर्स। और इसके अंदर आपको ये 4-5 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। एक है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, type of non-profit organizations, goal congruence between managers and shareholders, and then last question is principal agent problem। तो ये हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो स्टोरी है वो ये है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, और देन फिर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जी, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन is a coordinated unit consisting of at least 2 people who who function to achieve a common goal or set of goals। ठीक हो गया जी, ये है डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें यहाँ पे देखिए, तो ये बात हो रही है कि यहाँ पर बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तो एक होती है, आ ऑर्गेनाइजेशन इज आ, और एक यूनिट होती है। ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट होती है और कोऑर्डिनेटेड यूनिट होता है, यानी इसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर कम से कम 2 लोग होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसमें कम से कम 2 लोग हों। और वो 2 लोग क्या करें? वो 2 लोग फंक्शन करें, यानी काम करें, किसके लिए? एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए या सेट ऑफ द गोल्स, यानी उनका गोल
कॉमन होगा या गोल्स कॉमन होंगे। तो कॉमन गोल्स के लिए या एक कॉमन गोल के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग अगर कोई काम करते हैं मिलजुल कर, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कोऑर्डिनेटेड यूनिट है और कम से कम दो लोग होते हैं और वो काम करते हैं कॉमन गोल या सेट ऑफ गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन बातें आपके सामने हैं। कोऑर्डिनेटेड यूनिट, एटलीस्ट 2 पीपल, और इनका कॉमन गोल होता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अकेले नहीं हैं। उन यानी हर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब का गोल कॉमन होगा या उनके गोल्स कॉमन होंगे, तो तब हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल भी हो सकती हैं और लार्ज भी हो सकती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल भी हो सकती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल भी हो सकती हैं, अनसक्सेसफुल भी हो सकती हैं। तो वो तो स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशंस आर द एंटिटीज दैट अनेबल द सोसाइटी टू परस्यू accomplishments that cannot be achieved by the individuals acting alone। या दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि an organization is a coordinated unit consisting of at least 2 people who function to achieve a common goal or set of goals। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। और आप अपनी इर्द गिर्द देखें तो आपको नज़र आता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको नज़र आएंगी लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम जो है वो दो लोग होते हैं। कम से कम, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो चाहिए। फिर कोऑर्डिनेटेड यूनिट होगा और फिर उनका जो गोल होगा ना वो कॉमन होगा या गोल्स कॉमन होंगे। ये चीज़ें आपने देखनी है तो फिर उसको आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें दूसरी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही मुश्किल। तो मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल भी हो सकती हैं, लार्ज भी हो सकती हैं, डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, ग्लोबल भी हो सकती हैं, सक्सेसफुल भी हो सकती हैं और फिर अनसक्सेसफुल भी हो सकती हैं। अब हम इससे आगे चलें तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पता हो। फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, ये था हमने इसको डिफाइन किया था, यानी डेफिनेशन की बात की थी। ठीक है ना, डेफिनेशन पर बात कर रहे थे कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कोई भी इकोनॉमी हो उसको हम दो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, खास तौर पर जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर भी मौजूद होता है और प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद होता है। जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने अभी आपको कहा है कि इकोनॉमी को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं और दूसरे को हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि ये हमने इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको फर्म्स कहते हैं या बिजनेसेस कहते हैं। और इनको प्राइवेट सेक्टर इसलिए कहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक होते हैं या उनको जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर की होती हैं उनकी मालिक
जो है वो स्टेट होती है, या इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट होती है। तो जिसकी जिसकी मालिक गवर्नमेंट होती है उसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जैसे पाकिस्तान में आप कहें तो पाकिस्तान रेलवे जो है वो वो पब्लिक एंटरप्राइज है। इस तरह पीआईए जो है वो भी पब्लिक सेक्टर है। पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो भी पब्लिक सेक्टर है। समझ रहे हैं ना? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी जो कि पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस की हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक दो बातें और समझाई जा रही हैं, वो ये कि जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑनरशिप के लिहाज से अगर देखें तो एक तो पब्लिक सेक्टर ओनर उसकी मालिक होती है ऑर्गेनाइजेशन की, या प्राइवेट सेक्टर होता है। तो पब्लिक सेक्टर का मकसद मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट जो होती है उसका मकसद वेलफेयर होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसका जो गोल होता है वो क्या होता है? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। तो ये वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है पब्लिक सेक्टर जो होती है। जो प्राइवेट सेक्टर होती हैं वो नॉर्मली तो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात प्राइवेट सेक्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद होती हैं। जैसे प्रॉफिट के हवाले से देखें तो सोल ट्रेडर, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ यहाँ पे पब्लिक का आता है, इस पब्लिक के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। पब्लिक कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हैं पब्लिक को। ठीक है, इसलिए इसको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। तो इसको आपने पब्लिक का मतलब वैसे तो पब्लिक सेक्टर का मतलब जो है वो गवर्नमेंट है, ये ज़हन में रखना है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक का मतलब जो है, इस जगह पे पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वो कंपनी है प्राइवेट कंपनी ही, लेकिन वो अपने शेयर पब्लिक को बेच सकती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, बहरहाल, तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसके वो दो तरह की उनकी हो सकती हैं गोल्स। एक कि प्रॉफिट अर्न करना और दूसरा प्रॉफिट नहीं अर्न करना। और मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो होती है उसका मकसद वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, और उसकी एग्जांपल में गवर्नमेंट के ऑफिस, स्टेट और इंडस्ट्री वगैरह होती है। अच्छा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं उनमें चैरिटी आ जाती है, यानी खैराती इदारे होते हैं, और वॉलंटरी ग्रुप होते हैं जो रजामंदाना तौर पर काम कर रहे होते हैं। जैसे ईदी का नाम आपने सुना होगा, या और भी बहुत सारी हैं जो कि काम करते हैं लोग। ईदी ज़रा मशहूर है इसलिए मैंने ईदी का एग्जांपल दिया। तो वो वॉलंटरी ग्रुप है या चैरिटी भी है उनकी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्लियर हो गया। पब्लिक सेक्टर का गोल क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, प्राइवेट सेक्टर के गोल क्या होते हैं वो भी बता दिए। पब्लिक सेक्टर में ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट सेक्टर में ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलिए। तो जो नेक्स्ट है वो ये है कि नेक्स्ट ये है कि जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें वो कौन सी होती हैं? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती हैं, अल्लाह के वास्ते काम नहीं कर रही होती, बल्कि प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती हैं। यानी दे वांट इकोनॉमिक रिटर्न फॉर देयर ओनर्स। तो जो इकोनॉमिक रिटर्न के लिए काम करे, इकोनॉमिक रिटर्न वो होता है जो कॉस्ट को कवर करने के बाद आपको मिलता है, वो इकोनॉमिक रिटर्न है। तो इकोनॉमिक रिटर्न अगर इकोनॉमिक रिटर्न के लिए काम कर रही है या प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं तो उन्हें प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और वो कौन सी होती हैं? हम बात किन की कर रहे हैं भला? अब प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हम इनकी बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि ये तीन होती हैं, ये तीनों, यानी सोल ट्रेडर, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये तीनों का मकसद क्या है? इन तीनों का मकसद प्रॉफिट को अर्न करना है। और इनको बिजनेसेस भी कहते हैं और इनको फर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये प्राइवेट सेक्टर ही इसको ऑन कर रहा होता है।
अच्छा, इसमें इन्होंने दो मेन इसकी टाइप्स बताई हैं प्रॉफिट सीकिंग के अंदर। तो पहली है अनइनकॉर्पोरेटेड, यानी वो अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये है कि वो कंपनी नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि वो कंपनी है। तो इसको आईएनसी भी बाज़ औक़ात बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड आईएनसी का लफ्ज़ लिखते हैं। जैसे सीएनएन का अगर आप देखते हो तो सीएनएन के बाद लिखा होता है सीएनएन आईएनसी। आईएनसी मीन्स इनकॉर्पोरेशन, यानी वो कंपनी है, सीएनएन इनकॉर्पोरेशन। तो ये इनकॉर्पोरेशन या कॉरपोरेशन या कंपनी भी बोलते हैं। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस अमेरिकन और ब्रिटिश अप्रोच के हवाले से भी है कि वो अमेरिकन जो है वो इनकॉर्पोरेशन कहते हैं और जो यूके वाले लोग हैं वो उसको वो कंपनी कह देते हैं। तो फ़र्क कोई नहीं है सच उसमें, मतलब थोड़ा सा ये उधर ये कहते हैं इधर ये कहते हैं बस। अच्छा, तो इसका मतलब जो बिजनेसेस होते हैं या फर्म्स होती हैं उनकी दो मेन टाइप्स हैं। एक अनइनकॉर्पोरेटेड, यानी ये कंपनी नहीं है। अनइनकॉर्पोरेटेड मीन्स ये कंपनी नहीं है। इसमें एक इंडिविजुअल होता है, वो अपना बिजनेस शुरू करता है और उसके अपने अकाउंट होता है उसका। तो वो सोल ट्रेडर हो सकता है या उसकी पार्टनरशिप हो सकती है दूसरे लोगों के साथ। यानी इन अनइनकॉर्पोरेटेड के अंदर दो आ गए, या तो वो अकेला ही उसका मालिक है सोल ट्रेडर और उसका अपना अकाउंट से उसने बिजनेस शुरू किया हुआ है, उसने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, या उसने पार्टनरशिप की हुई है दूसरे लोगों के साथ। इन दोनों केसेस के अंदर, यानी चाहे वो सोल ट्रेडर है, सोल कहते हैं सिंगल, सिंगल वो कर रहा है सारा चीजें, या वो पार्टनरशिप कर रहा है, दोनों को हम अनइनकॉर्पोरेटेड कहते हैं। और इस सूरत के अंदर जो लॉ है वो इनके प्राइवेट एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता, उनमें फ़र्क नहीं करता, यानी ऑनर की और उस एंटरप्राइज की। ऑनर की जो मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं और जो एंटरप्राइज की एसेट और लाइबिलिटीज हैं वो समझें एक ही है। इसलिए इनकी जो डेट के हवाले से लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी सिर्फ उस हद तक नहीं है कि जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट की हुई है उस हद तक नहीं है, बल्कि हर हद तक है जब तक कि वो अगर उस बिजनेसेस के ऊपर कर्जा है तो वो पे नहीं कर देते। तो डेट के हवाले से उनकी लिमिट लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी वो होती है जिसके अंदर आप उस हद तक ही लायबल होते हैं जिस हद तक आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, कि जितनी आपने पैसे लगाए होते हैं उस कंपनी के अंदर, लेकिन वो कंपनी वो इनकॉर्पोरेटेड के अंदर होता है ऐसा। जैसे यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि वहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन इसलिए इनको अनइनकॉर्पोरेटेड को अनलिमिटेड कंपनीज भी कहा जाता है, अनलिमिटेड कंपनीज। लेकिन जो कॉरपोरेशंस होती हैं या कंपनीज होती हैं उनको हम लिमिटेड कंपनीज भी कहते हैं। लिमिटेड इसलिए कहते हैं कि उनकी जो लाइबिलिटी है वो उस हद तक ही है, यानी बाय द एक्सटेंट टू विच द ऑनर्स आर लायबल फॉर डेट अंडरटेकिंग। तो जितना भी उस हद तक वो लायबल हैं जिस हद तक उनका कर्जा है, उसके अलावा वो उसमें नहीं होते। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप कंपनी के अंदर किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। तो कंपनी के शेयर आपने 10 लाख के खरीदे हैं तो 10 लाख तक की आपकी लायबिलिटी है। अगर कंपनी को पे करना पड़ जाता है, लॉस हो जाता है, तो आपके 10 लाख के मुताबिक आपसे हिस्सा लिया जाएगा। और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो 10 लाख के मुताबिक ही आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इसमें आपकी लायबिलिटी डेट के हवाले से आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आपने की हुई उसके हवाले से ही उतनी ही रहेगी। तो इसलिए इनको इन कॉरपोरेशंस को या कॉरपोरेशंस को या कंपनीज को एक ही है, इनको इनकॉर्पोरेटेड भी कहते हैं, इनको कंपनीज भी कहते हैं, इनको कॉरपोरेशंस भी कहते हैं, या इनको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं इनकी फिर आगे दो शक्लें होती हैं या दो इनकी फॉर्म्स होती हैं, वो मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन पहले इन दो में फ़र्क समझ आ गया आपको कि फर्म्स या बिजनेसेस दो हैं, एक अनइनकॉर्पोरेटेड है, एक इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड जो है उनको कॉरपोरेशंस भी कहा जाता है, कंपनीज भी कहा जाता है,
और इसमें ये होता है कि इसमें आप किसी कंपनी के ऑनर बन जाते हैं और जितने हद तक आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं उस हद तक आप उस कंपनी के मालिक होते हैं। और इसलिए आपकी जो लायबिलिटी है उतनी ही होती है जितनी मालियत के आपने शेयर खरीदे होते हैं, ठीक है। और ये लिमिटेड लायबिलिटीज जो एंटरप्राइजेस होती हैं या कंपनीज होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी इसलिए कहते हैं कि दे बोथ लिमिट द लायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ देयर शेयर होल्डर्स। यानी इसका मतलब ये है कि वो यानी दो एक तो ये है कि लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी की दो शक्लें हैं या दो उसकी इकसाम है। और इसके अंदर मतलब इनमें कॉमन क्या चीज है? कॉमन इसलिए कि इनकी दो फॉर्म्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरे को हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये आपने अक्सर कई कंपनियों के नाम के साथ पीवीटी लिखा सुना होगा। पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड इसका मतलब होता है। पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, या लिखा होता है पीएलसी लिमिटेड। तो पीएलसी लिमिटेड मींस पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है। और ये दोनों ही लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज कहलाती हैं या लिमिटेड लायबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? फर्क बाद में करते हैं, लेकिन पहले इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये कि इन दोनों क्या है? लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी है। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मींस कि दे बोथ लिमिट द लायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। इसका मतलब जितनी भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग होगी इनकी, उस हद तक ये पे लायबिलिटी की इनकी लिमिट है, उससे ज्यादा ये पे नहीं करेंगे। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो जितनी इनकी शेयर होल्डर्स की, जितनी इन्होंने शेयर खरीदे होंगे उसकी वैल्यू होगी, उस हद तक ही ये लायबल है, यानी पे करेंगे कंपनी को लॉस की सूरत में। समझ गए? ये तो कॉमन आ गई दोनों के अंदर, यानी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी और पब्लिक लिमिटेड के अंदर कॉमन ये बात होगी। इसलिए इन दोनों को लिमिटेड लायबिलिटी एंटरप्राइज या कंपनी कह देते हैं। यानी इसका मतलब ये कि इनमें क्या है, दोनों ही लिमिटेड है। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि दे डिफर इन द एक्सटेंट टू विच दे आर परमिटेड टू सॉलिसिट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सॉलिसिट का मतलब ये गेट, यानी हासिल करना। सॉलिसिट का मतलब क्या है? हासिल करना। यानी फर्क इस हवाले से है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को या अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर नहीं करेगी। Do not offer their securities to the public for getting the funds। यानी मुझे, मेरी कंपनी है और मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर नहीं बेच सकता अगर मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई है। लेकिन अगर मेरी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो फिर मैं अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेच सकता हूं। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज की शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती हैं वो सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मींस कि ये वो कंपनीज हैं जो कि अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेच सकती है। यहां पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, यहां पब्लिक का मतलब अवाम है। यहां पर पब्लिक का मतलब क्या है? अवाम, यानी मासेस। और यहां पर भी पब्लिक का मतलब क्या है? अवाम है। लेकिन जब हमने यहां पर बात की थी इस जगह पर, तो यहां पर मैंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट है। तो यहां पर पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट है, लेकिन मैंने यहां आपके बताया था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, और यहां पर जो प्राइवेट कंपनी थी और फिर यहाँ पब्लिक कंपनी थी, यहाँ पब्लिक का मतलब है अवाम, इस पब्लिक का मतलब अवाम है, इस पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है। समझ गए? तो ये दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट है, पब्लिक कंपनी का मतलब जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। असल लफ्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर की ऐसा बिजनेस, ऐसी फर्म जो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच सकते की अहल है,
पब्लिक को बेच सकने की मतलब, पब्लिक का मतलब आवाम, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। तो ये बात यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी पीएलसी का मतलब ये है कि वो अपनी सिक्योरिटीज यानी अपने शेयर्स को बेच सकती है पब्लिक को। पब्लिक का मतलब यहाँ पर अवाम है, अवाम, यहाँ पर भी पब्लिक का मतलब अवाम है। जहाँ पर जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज पब्लिक को ना बेच सकें, उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहते हैं। जहां पर वो अपनी सिक्योरिटीज को या अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकें और उसके बदले में पैसे इकट्ठे कर सकें, उनको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कहते हैं। और उन शेयर्स, इसका मतलब जिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर की जो सेल एंड परचेज होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उन कंपनीज को हम कोटेड कंपनीज भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो पीएलसीज होती हैं वो हैं जिनकी पब्लिक, जिसकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो रही होती है, शेयर्स की खरीदो फरोख्त हो रही होती है, उनको कोटेड कंपनीज भी कहते हैं। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए इसने यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ये ज़हन में रखें, क्योंकि ये अभी बात की है मैंने कि ये देखें प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो मैंने भी आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपके सामने अब आपको साफ नजर आ रहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट सीकिंग के अंदर जाता है। तो तीन तरह की फर्म्स आती हैं। एक देखें, इसमें प्राइवेट का लफ्ज फिर आ रहा है, ये प्राइवेट के अंदर ही बात हो रही, प्राइवेट के अंदर ही पब्लिक आ रहा है। तो ये प्राइवेट का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी, और ये है पीएलसी। तो पीएलसी लिमिटेड का मतलब ये है कि ये वो कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त हो सकते हैं। यहाँ पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर पब्लिक का मतलब जो है, जो यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पर पब्लिक का मतलब जो है इस जगह पर, इसका मतलब गवर्नमेंट है। और इस पब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या है, मासेस है, अवाम, जिसे आप अवाम कहते हैं, जिसके शेयर्स अवाम को बेचे जा सकते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि ये जो पब्लिक कंपनी है ये किसके अंदर आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रही है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट कंपनी भी आ रही है। ठीक है ना। इसलिए उसने यहाँ पे नोट दिया है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ऑन कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, यानी शेयर होल्डर कर रहे हैं। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का पार्ट नहीं है ये। और आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि पब्लिक सेक्टर का पार्ट तो नहीं है। पब्लिक सेक्टर के अंदर तो जो है वो ये हमने लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर, और इसके अंदर ये दो आ रही हैं, यानी गवर्नमेंट के ऑफिसेज और स्टेट ओन एंटरप्राइजेज आ रही हैं। तो ये जो पब्लिक आ रही है ये प्राइवेट के अंदर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे आगे चलें तो इससे आगे चलें तो हमें नजर आता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। और मैंने अभी आपसे ये कहा कि गवर्नमेंट का मकसद जो है, गवर्नमेंट का यहाँ पे गोल तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जो है यानी पब्लिक सेक्टर जो है वो भी तो प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो वो किसके लिए है, वो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के लिए, मैंने भी आपको बताया। लेकिन ये प्रॉफिट सीकिंग तो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक किससे है, प्राइवेट सेक्टर से है, प्राइवेट सेक्टर से है। अब प्राइवेट सेक्टर की एक दूसरी जो गोल है वो नॉन प्रॉफिट भी है, यानी कई प्राइवेट सेक्टर के अंदर फर्म्स ऐसी भी हैं जो प्रॉफिट के अलावा भी काम कर रही हैं, उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो अब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे आ रहा है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि उसमें चैरिटी आ जाता है, यानी लोग खैराती इदारे बनाते हैं, वॉलंटरी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की भी होती हैं, और होती ही ज़्यादातर गवर्नमेंट की हैं। इसलिए उसने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पब्लिक सेक्टर बॉडीज लेके आया। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट।
तो इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की बॉडीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं गवर्नमेंट के आगे अपनी एक्टिविटीज के हवाले से, और उनको कायम करने का एक पर्पस होता है, जारी सी बात है। तो वो किसी एक पर्पस के लिए कायम की जाती हैं लॉ के मुताबिक। और वो पब्लिक सेक्टर बॉडीज जो होती हैं उनका ज़्यादातर काम ये होता है कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, प्रोविजन ऑफ द सर्विस, जिससे सोसाइटी को क्या हो, फायदा हो। तो ये नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बॉडीज इसीलिए होती हैं। और नॉर्मली जब गवर्नमेंट की ये जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो वो पब्लिक सेक्टर बॉडी है। तो इस तरह पाकिस्तान रेलवे है, पब्लिक सेक्टर बॉडी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, पाकिस्तान स्टील मिल है, इस तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन है। तो ये वो इदारे हैं जो वासा है। तो ये वो इदारे होते हैं जो कि एक सर्विस के लिए बनाए जाते हैं, अवाम के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। और इनको चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो मैनेजर होते हैं इनके, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गुड स्टीवर्डशिप जो है वो शो करें। स्टीवर्डशिप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शो करें और प्रिवेंट करें वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, यानी गवर्नमेंट का जो पैसा है वो ज़ाया ना करें और अच्छे तरीके से उन इदारों को चलाएं। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्तलिफ काइंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे एग्जाम्पल में चले जाएं तो पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर जैसे हॉस्पिटल्स हैं। तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नज़र आते हैं, जैसे इस्लामाबाद के अंदर चले जाएं तो अलशफा पिम्स है, सॉरी पिम्स, पिम्स गवर्नमेंट का इदारा है। इस तरीके से लाहौर में चले जाएं तो म्यू हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, ये सर्विसेज हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। ये गवर्नमेंट की मुल्तान में चले जाएं तो निश्तर हॉस्पिटल है। तो ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो पब्लिक सेक्टर हैं। इस तरह स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, पुलिस स्टेशन है, आर्म फोर्सेस हैं, ये पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडर्स हैं। इनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर द प्रॉफिट। स्कूल इसलिए नहीं बनाए गए गवर्नमेंट ने कि प्रॉफिट करे, पुलिस इसलिए नहीं गवर्नमेंट ने दी कि प्रॉफिट अर्न करे। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन टाइप्स हैं उनमें पहला है स्टेट ओन एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रीज, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल की बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने। तो वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने इसीलिए लगाई हुई है ना। जैसे एनर्जी के हवाले से हो सकता है, बहुत सारी मतलब वापडा की एग्जांपल आपके सामने। फिर टेलीकम्युनिकेशन पीटीसीएल आपके सामने। हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे वाह के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो असला बनाती हैं, और भी हैं जो कि गवर्नमेंट की, जैसे स्टील मिल की एग्जांपल है। तो ये गवर्नमेंट इसकी मालिक है, स्टेट एक्चुअली। फिर बाज़-औक़ात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी बाज़-औक़ात बहुत सारी फर्म्स चल रही होती हैं और उसको जॉइंटली ओन कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट भी उसकी मालिक होती है और प्राइवेट सेक्टर मिलकर उसको चला रहा, ओनर होते हैं दोनों। प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट और फाइनेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि दोनों जॉइंटली ओन कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी, इसलिए इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो मैनेजमेंट और फाइनेंस प्रोवाइड करता है और उसके बदले में गवर्नमेंट उनको एक गारंटेड एनुअल फी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो जैसे रोड्स बनाए जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक रोड बना दें और फिर आप इसमें से इतनी वसूली करते रहिएगा। फिर वो वहाँ पे गवर्नमेंट से वो जैसे टोल टैक्स वगैरह लेते रहते हैं या उसके ठेके दे दिए जाते हैं। तो रोड इस तरह बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बिल्डिंग बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो सकती है और ये बहुत अच्छा मॉडल है पाकिस्तान में। अगर ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाए तो गवर्नमेंट का डेफिसिट भी कम हो सकता है। तो ये मैं एक्चुअली आपको पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो कि जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। अच्छा, फिर है नेक्स्ट जो है वो है कोसाई ऑटोनोमस। कोसाई ऑटोनोमस जो हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कोसाई ऑटोनोमस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोसाई कहते हैं पार्शली यानी जुजवी तौर पर, होली कहते हैं मुकम्मल तौर पर।
टोटल जिसे कहते हैं, कोसाई कहते हैं जुजवी तौर पर, पार्शली, पार्शली, पार्शली कहते हैं जुजवी तौर पर। तो जुजवी तौर पर वो ऑटोनोमस होती हैं यानी इंडिपेंडेंट होती हैं, और एनजीओज कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट एनजीओज का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो ये क्यू यू इधर से ले लिया, क्यू यू, और ऑटोनोमस के लिए ए ले लिया, तो ये क्यू यू ए आ गया, और एनजीओ आ गया वैसे आगे नॉन गवर्नमेंट, तो इसे कहते हैं क्वांगोज। क्वांगोज मींस कोसाई, कोसाई ऑटोनोमस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना जी। जैसे मैंने कहा कि क्यू यू यहाँ से ले लिया, ऑटोनोमस का ए ले लिया, तो ये क्यू यू ए आ गया, और फिर एन ले लिया, जी ले लिया, और ओ ले लिया, तो ये बन गया कॉन्गोज। तो ये क्या है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऑटोनोमस हैं, यानी कोसाई ऑटोनोमस है, यानी जुजवी तौर पर ये ऑटोनोमस है। इसका मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रोल इसके अंदर मौजूद है। एक्चुअली तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया है, कुछ अथॉरिटी दे दी है कुछ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के हवाले से, यानी गवर्नमेंट हैव डिवॉल्व्ड द अथॉरिटी फॉर रनिंग पब्लिक सर्विसेज। तो इनका वैसे गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ही ऑटोनोमस है, लेकिन गवर्नमेंट से इन्होंने वो ली है, एक अथॉरिटी लेके गवर्नमेंट ने इनको अथॉरिटी दी कि आप ये काम करें। तो आपको बहुत सारी एनजीओज नजर आती होंगी काम करती हुई, तो वो कोसाई ऑटोनोमस होती हैं। तो उनका मकसद भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अच्छा, ये तो सारी आ गई जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि ये तो पब्लिक सेक्टर की सारी बातें होगी। अब जो अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक बड़ी लिस्ट है पूरी। तो ये एक्चुअली यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यहाँ पर भी आना चाहिए, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, और एक तीसरी चीज इधर आनी चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, वो भी आनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। अच्छा, अब जो अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई सोशल क्लब बना लेते हैं आप किसी भी पर्पस के लिए कि जी चलें जी मोहल्ले की सफाई करवाएंगे, फिर कोई चैरिटेबल इदारा बना लेते हैं, यानी खैराती इदारा बना लेते हैं ज़रूरतमंदों के लिए, नीडी लोगों के लिए। फिर प्रोफेशनल बॉडीज़ बन जाती हैं, जैसे आपकी आईसीएमए वालों की प्रोफेशनल बॉडी है, तो वो आपसे कोई फ़ी भी लेते हैं तो इतनी ज़्यादा वो फ़ी नहीं है, वो नॉमिनल सी फ़ी होती है, तो वो प्रोफेशनल बॉडीज़ बन जाती हैं। ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, ये ट्रेड यूनियन होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट स्कूल्स। तो ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक। अच्छा जी, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएं, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, रोल ऑफ stakeholders in setting organizations goals, role of stakeholders in setting the organization goals। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये लफ्ज़ जो है ये स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं चीज़ समझा दूँ आपको। एक होता है स्टेक होल्डर, और एक होता है शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर। ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों क्या है, एक ही बात है। शेयर होल्डर कह लें, स्टॉक होल्डर कह लें, या इक्विटी होल्डर कह लें, ये तीनों क्या हैं, एक ही बात है।
जो मर्जी कह लें, लेकिन स्टेक होल्डर अपना शेयर होल्डर वो है जिसका कंपनी में क्या है, शेयर है। शेयर होल्डर किसे कहते हैं? शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर किसे कहते हैं? ये वो लोग हैं जिनका क्या है, किसी भी कंपनी के अंदर क्या है, शेयर है। मेरी बात समझ आ गई? और उनको हम शेयर होल्डर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फंड्स को रेज करते हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो हम किसी भी कंपनी की ऑनरशिप को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो कंपनी की ऑनरशिप को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन्हें हम शेयर्स कहते हैं, और फिर उन इक्वल पार्ट्स जिन्हें हम शेयर कहते हैं उनको हम कैश के लिए बेच देते हैं और कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फंड्स आर रेज्ड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी by dividing up the ownership of the company into equal parts are called shares, and then these are sold for cash. क्लियर होगी बात आपको? तो ये तो मतलब शेयर होल्डर है, यानी हु होल्ड शेयर्स या स्टॉक्स या इक्विटीज ऑफ आ कंपनी, जो कि किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करता है, वो शेयर होल्डर कहलाता है, ठीक है ना जी। स्टेक होल्डर एक इससे मिलती जुलती टर्म है, मिलता जुलता लफ्ज है स्टेक होल्डर। इन दोनों में मैंने इसलिए लिख के समझाया कि स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर में फर्क समझिए। स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है, ये क्या है, ये एक वाइडर टर्म है। और स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनका किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं? यानी किसी भी कंपनी में अगर इंटरेस्ट हो किसी का तो वो स्टेक होल्डर बन जाएगा। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का अब आईसीएमए में एक इंटरेस्ट है, मेरा भी आईसीएमए में एक इंटरेस्ट है, तो हम दोनों क्या बन जाएंगे, स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर कई तरह के होते हैं, मैं स्टेक होल्डर पहले आपको समझा दूं किसे कहते हैं, लेकिन मैंने पहले स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर मैंने समझा दिया, अब स्टेक होल्डर समझाता हूं। तो स्टेक होल्डर हम बुक से देखते हैं उसने क्या डेफिनेशन दी है स्टेक होल्डर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेक होल्डर्स आर दोज पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये पर्सन भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिनका इंटरेस्ट होगा इन द स्ट्रेटजी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो समझें कि आप उसके स्टेक होल्डर में आते हैं। अब ये जो स्टेक होल्डर हैं जिनका इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में, तो वो कौन लोग हो सकते हैं? उनकी 3 ब्रॉड टाइप्स है स्टेक होल्डर्स की। और स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी मौजूद है। ये देखें, जैसे आपको नजर आ रहा है कि स्टेक होल्डर जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक इंटरनल स्टेक होल्डर, एक कनेक्टेड स्टेक होल्डर और एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। 3 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले है इंटरनल, ये इंटरनल लिखा हुआ है। तो इंटरनल में कौन आता है? उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर कहलाते हैं ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर द एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट जो होती है उन्हें इंटरनल स्टेक होल्डर, क्योंकि एम्प्लॉय का भी इंटरेस्ट होता है ना, और मैनेजमेंट का भी इंटरेस्ट होता है। जिसका किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होगा वो स्टेक होल्डर बन जाएगा, ये ज़हन में रख ले। तो वो कौन है? एक तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज वो इंटरनल है। एक है कनेक्टेड जो स्टेक होल्डर, उनमें शेयर होल्डर भी आ गए। देखें तो शेयर होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर का एक पार्ट है।
समझ रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं उनको उनका इंटरेस्ट है ना, तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर। कस्टमर जो उस कंपनी से चीज़ें खरीदते हैं उनका भी इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। जो उस कंपनी को रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनका भी इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। और जो बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अकाउंट है बैंक का, कंपनी का बैंक में अकाउंट है, तो उनका भी उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो इनका भी इंटरेस्ट है, इनका भी इंटरेस्ट है, इनका भी। तो जिनका भी इंटरेस्ट होता है वो स्टेक होल्डर होते हैं। और ये स्टेक होल्डर चारों तरह के, इनको कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाइए, एक और उसकी टाइप है स्टेक होल्डर की जिसे हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहते हैं। उनमें तीन हैं। एक कम्युनिटी यानी पूरी सोसाइटी, उनका भी तो है ना कि ये कंपनी उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है। गवर्नमेंट के लिए भी उस कंपनी के साथ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट को भी, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलेगा। और जो कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका भी उस कंपनी के साथ एक इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट्स या लॉसेस होने का खदशा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर होते हैं उनमें कम्युनिटी, गवर्नमेंट और प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये सारे कौन हैं? ये सारे यानी कनेक्टेड, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। यानी सब वो लोग हैं जिनका किसी भी कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें एक दो चीजें और समझ लीजिए, वो ये कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें दो तरह के होते हैं। एक को हम यानी मैं लिख के बता देता हूँ, स्टेक होल्डर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी स्टेक होल्डर कहते हैं। जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं जनाब, उनमें इंटरनल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं। यानी इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें इंटरनल प्लस कनेक्टेड आते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। और जो सेकेंडरी होते हैं उनमें सिर्फ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और इसमें इंटरनल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आते हैं। इसका मतलब प्राइमरी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें दो होते हैं, एक इंटरनल, दूसरा कनेक्टेड। और जो सेकेंडरी होते हैं उसमें सिर्फ एक्सटर्नल जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये बात समझ गए? ये बातें दोनों समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनल प्लस कनेक्टेड, यानी ये दोनों जो हैं इनको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। और ये जो है इसको हम सेकेंडरी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनको प्राइमरी स्टेक होल्डर्स को क्यों कहते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, और सेकेंडरी जो है उनको क्यों कहते हैं? तो ये ज़हन में रखें कि जो जिनका फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। यानी जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका उनका प्राइमरी स्टेक होल्डर्स का क्या होता है? दे हैव they have formal they have formal contractual contractual relationship with the organization। यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है। और वो कौन है? इंटरनल का भी जाहिर सी बात है फॉर्मल रिलेशनशिप होता है और कनेक्टेड का भी होता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सेकेंडरी होती हैं, सेकेंडरी होते हैं उनका कोई नो
फॉर्मल, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उनको सेकेंडरी कैटेगरी में डाला जाता है। और वो एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल मींस कम्युनिटी के साथ कोई फॉर्मल इनका एग्रीमेंट नहीं है किसी कंपनी का, गवर्नमेंट के साथ और प्रेशर ग्रुप के साथ, लेकिन इंटरनल के साथ और कनेक्टेड के साथ इनको प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। ठीक हो गया? ओके, इससे आगे चलिए। तो इससे आगे है इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर जो है, इन्फ्लुएंस मींस के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, और स्टेक होल्डर देखें कितना बड़ी टर्म है कि उसमें शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, कस्टमर भी आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आ जाते हैं, बैंक्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट भी आ जाती है, एम्प्लॉयज भी आ जाती है, कम्युनिटी भी आ जाती है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, अदर प्रेशर ग्रुप्स। तो स्टेक होल्डर इज वेरी वाइडर टर्म, और क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट है किसमें? कंपनी में। तो जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होगा वो स्टेक होल्डर कहलाएंगे। ये इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर? इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द स्टेक होल्डर। पावर ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है। इन्फ्लुएंस मींस पावर ऑफ द स्टेक होल्डर। अब इन्फ्लुएंस आपने किसी को करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप या तो कंपनी के अंदर इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी कंपनी की किसी बात को सपोर्ट करके या उसको अपोज करके, ठीक है ना जी, सपोर्ट करके या अपोज करके। ये पावर टू सपोर्ट, पावर ऑफ द स्टेक होल्डर क्या है? दो पावर्स हैं। एक सपोर्ट करने की पावर, आप कंपनी के किसी फैसले को सपोर्ट करते हैं, कंपनी के किसी फैसले को अपोज करते हैं। तो ये दो किस्म की पावर्स हैं किनके पास? स्टेक होल्डर्स के पास। तो स्टेक होल्डर कैन इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वेज। वेरियस वेज क्या है? तीन तरीके हैं। ये दो तो मैंने भी आपको बताया, सपोर्ट और अपोज। कि आप सपोर्ट करें कंपनी की जो मैनेजमेंट के एक्शंस को। कैसे सपोर्ट करें? स्टेक होल्डर हैं आप उस कंपनी के अंदर, तो आप उनकी मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेशन करें, उनको फंड्स प्रोवाइड करके और उनकी रिक्वेस्ट पे अमल करके आप एक्चुअली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेक होल्डर आप कुछ भी हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट हो सकते हैं, आप कस्टमर हो सकते हैं, आप सप्लायर हो सकते हैं, आप बैंक हो सकते हैं, आप शेयर होल्डर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकते हैं। तो आप सपोर्ट करके उस कंपनी की किसी भी एक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, या उस कंपनी की किसी एक्शन को, उस मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक्शन को आप अपोज कर सकते हैं, नहीं जी हम नहीं मानते और हम इस कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, लिहाजा हमारी बात को सुना जाए। आप बाइकाट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कोई एक्शन ले सकते हैं वगैरह वगैरह। या फिर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर भी होते हैं। स्टेक होल्डर शेयर होल्डर भी तो होते हैं ना, जैसे ये। तो वो शेयर होल्डर के पास बाजुकात पावर होती है डिसीजन करने की, डिसीजन मेकिंग की होती है। कंपनी के जो डिसीजन हो रहे होते हैं उसमें वो वोट भी कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं और उसमें अपनी डिसीजन भी कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर इसके बाद ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरनल स्टेक होल्डर जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये किस लिए काम करते हैं, सारा आप इसको देख लीजिएगा। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या करते हैं और एक्सटर्नल और कनेक्टेड क्या करते हैं, इसको आप देखिएगा।
अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि इसी हवाले से मेंडलो ने ये एक पर्सन है जिसने कंपनी के अंदर पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट दिया है। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये कहलाता है मेंडलोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये है जी मेंडलोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। पावर मैंने अभी बताया किसको कहते हैं, इन्फ्लुएंस को कहते हैं। और इन्फ्लुएंस मैंने अभी आपको बताया कि आप सपोर्ट करके कर सकते हैं किसी कंपनी के किसी डिसीजन को, आप अपोज करके कर सकते हैं आपकी पावर है तो, या आप राइटली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जो भी हम बात कर रहे थे कि मेंडलो ने इस चीज़ को एक मैट्रिक्स के ज़रिए इस चीज़ को बताया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने ये, इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम कह देते हैं बी, इसको हम कह देते हैं सी, और इसको हम कह देते हैं डी। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, इस तरफ हम लिखते हैं इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट। तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, या तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या कम। तो इधर हम लिख देते हैं लो, लो, और इधर हम लिख देते हैं हाई। तो दूसरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई है। अच्छा, इधर हम लिख देते हैं पावर, पावर या इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि पावर या इन्फ्लुएंस क्या होता है, या सपोर्ट करके होता है, या अपोज करके होता है, या खुद डिसीजन मेकिंग में आके होता है। तो वो भी यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसका भी लेवल लिख देते हैं, यानी लेवल ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस। तो या तो हाई हो सकता, या तो इधर हम कर देते हैं, सॉरी, लो, लो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं कि मेंडलोज मेंडलोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो इसमें पावर की बात कर रहे हैं, ये पावर की बात हो गई, ठीक है ना जी, ये पावर की बात होगी। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट की बात होगी। तो दो दो लेवल लिए हुए हैं इंटरेस्ट के भी, और दो लेवल लिए हुए हैं किसके, पावर के। तो इसके अंदर ज़रा देखें, इंटरेस्ट जो जहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इंटरेस्ट को हमने ऐसे पढ़ना है, यानी कैसे पढ़ना है, कॉलम वाइज। इंटरेस्ट को कॉलम वाइज पढ़ना है, कॉलम वाइज। और जो पावर है उसको हमने रो वाइज पढ़ना है, ऐसे। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे देखें, ए कॉलम के अंदर इंटरेस्ट क्या आ रहा है, लो इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, लो इंटरेस्ट। और इधर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट क्या आ रहा है, हाई, हाई इंटरेस्ट। क्योंकि हम ये वाला जो है वो कॉलम पढ़ रहे हैं, हाई इंटरेस्ट, और इधर भी क्या आएगा, हाई इंटरेस्ट। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पावर को। तो जब पावर को पढ़ेंगे तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, रो वाइज पढ़ना है। तो रो वाइज पढ़ें तो इधर लो ही क्या आ रही है,
इस ये वाली जो 2 रो है ना, ये 2 रो है और ये 2 कॉलम है, ठीक है ना जी। तो लो ही यहाँ पे क्या आ रही है, पावर। इधर भी क्या आएगी, लो पावर। ये पहली रो खत्म होगी। दूसरी रो में देखें तो हाई आ रहा है, तो हाई पावर और हाई पावर। अब आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो गई कि आप ये आपके पास 4 जो है वो पॉइंट्स आ गए। ए पॉइंट, ए के अंदर आपको लो इंटरेस्ट, ए जो इसके अंदर डब्बा जिसे कह लें, तो ए सेक्शन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट भी क्या है, लो है, और पावर भी क्या है, लो है। तो ये ए सेक्शन, इसका मतलब ये कौन से लोग होंगे जो कि नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं, नॉर्मली कोई हो सकता है। जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर फोर्स हो सकती है जिनका कोई इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है और कंपनी के अंदर उनकी इतनी कोई पावर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये वो लोग, वो स्टेक होल्डर है जो कि जिनका कंपनी में कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है और कंपनी में उनकी इतनी पावर भी नहीं है। अच्छा, बी सेगमेंट के अंदर देखें तो बी के अंदर उनकी इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, उन स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उनको कंपनी के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, लो पावर है। ये भी कोई स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है ना जी। ये कौन होंगे, जैसे इसका मतलब ये है कि ये इनका इंटरेस्ट तो है और लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, लो पावर। लो पावर मीन्स कि इनके पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इनके इम्पोर्टेंट जो है वो इनके व्यूज़ तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये लॉबिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के अंदर, और इसलिए इनको इन्फॉर्म रखना कंपनी की पॉलिसी के बारे में बहुत ज़रूरी है। जैसे कम्युनिटी होती है, इनकी एग्जांपल आप ले लें, कौन, कम्युनिटी, या आप ले लें जैसे चैरिटीज़ होती हैं। चैरिटीज़ का कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसा दे रही होती है ना, तो उनका इंटरेस्ट है लेकिन उनकी इतनी पावर नहीं होती। यानी ये वो लोग हैं जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये कौन होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक हो गया ना। तो इनकी एग्जांपल मैंने कम्युनिटी की दी है और चैरिटी की दी है। ये वो लोग हैं जिनका बहुत उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पावर नहीं है इतनी। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो दी थी मैंने, एक ही मैंने उस कंपनी के अंदर कोई लेबर फोर्स की एग्जांपल दी थी, लेबर फोर्स कॉन्ट्रैक्टर की, जो लेबर फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना जी। यानी किसी कॉन्ट्रैक्टर की, कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर फोर्स इसकी एग्जांपल। तो ये सप्लायर्स में आ जाएगा, तो ये एक्चुअली कनेक्टेड में आ जाता है, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स के अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर आ जाइए सी के अंदर। सी के अंदर देखें तो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी आपको नज़र आएगा, सी के अंदर, सी सेगमेंट के अंदर उनकी जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी के अंदर इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी सुनी बहुत जाती है कंपनी के अंदर, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनको बड़ी केयर के साथ रखा जाता है, और ये एक्चुअली तो पैसे भी होते हैं लोग, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी के अंदर, एक्टिव नहीं होते, और लेकिन इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये किसी भी वक्त इसमें आ सकते हैं, डी के अंदर। डी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये डी वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि क्योंकि की ये वो लोग हैं जो की प्लेयर्स हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी कंपनी के लिए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा और इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा है।
तो ये की प्लेयर्स हैं। और ये हैं कौन? ये एक्चुअली इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज हैं कंपनी के। ये कौन है? ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज हैं, यानी ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग होते हैं, डी वाले की प्लेयर्स यही होते हैं। लेकिन ये जो सी में लोग होते हैं ना, ये किसी भी वक्त डी वाले लोग बन सकते हैं। और ये सी में कौन लोग हैं? जो कि ये शेयर होल्डर होते हैं। ये नॉर्मली लार्ज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी ये आम लोग नहीं, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होते हैं, यानी इदारे होते हैं जो किसी भी, यानी कोई इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है जिन्होंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और बहुत बड़ी मिकदार में खरीदे हुए हैं। तो इनका, जाहिर सी बात है, इनकी पावर ज़्यादा होगी फिर कंपनी के अंदर, क्योंकि ये लार्ज शेयर होल्डर हैं। लेकिन चूंकि ये और भी कंपनियों में इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने और कंपनियों के भी शेयर खरीदे हुए हैं, तो इसलिए इनका किसी एक कंपनी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए इनका इंटरेस्ट लो होता है। लेकिन किसी भी वक्त ये इनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। जब ये इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो ये फिर हाई इंटरेस्ट में आ जाएंगे, हाई पावर तो पहले ही इनके पास है, तो ये की प्लेयर्स बन जाएंगे। इसलिए इनका, इनको, इनके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा आपको। और फिर डी के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डी के अंदर कौन लोग हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, यानी जिनका इंटरेस्ट भी उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा है, हाई इंटरेस्ट है, और इनकी पास पावर भी सबसे ज़्यादा है। ये कौन लोग हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्चुअली जो है वो इंटरनल जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है ना जी, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं जी, इनको हम इंटरनल स्टेक होल्डर कहते हैं। और इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है भला? मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, यानी ये की प्लेयर्स हैं। तो इसलिए इनको, इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है ए वाले, क्यों, कंपनी को, क्योंकि ना इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है ना इनका पावर है, तो इनके ऊपर कंपनी को इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इनके ऊपर मिनिमल एफर्ट की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है ये ए सेक्शन वाले। लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है डी वालों के ऊपर। तो ये क्लियर हो गया मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको करा दिया मेंडलोस, इसको अब आप लोगों ने समझना है। ओके, नेक्स्ट है जी स्टेक होल्डर्स इन्फ्लुएंस ओवर प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस। देखिए, जो स्टेक होल्डर होते हैं वो बहुत बड़ी टर्म है, मैंने अभी आपको समझाया, यानी जिनका जिनका इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी के अंदर, वो इंटरनल स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, वो कनेक्टेड भी हो सकते हैं, वो जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो और ये जो स्टेक होल्डर है इनका अब हम पढ़ रहे हैं कि इनका क्या पावर होती है किन किन बिजनेसेस के अंदर जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड या प्रॉफिट सीकिंग जो बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर स्टेक होल्डर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी फर्म की या किसी बिजनेस की, तो हम पूछते हैं कि जी इसका, इस कंपनी का मकसद क्या है, तो वो लोग जवाब देते हैं कि जी प्रॉफिट अर्न करना। जाहिर सी बात है कि ये प्रॉफिट अर्न करना ही एक मकसद होता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो थे ना, सर्ट एंड मार्च, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि ये जो कन्वेंशनल व्यू होता है ना कि फर्म का एक ही मकसद होता है और वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ये गलत है। यानी इस चीज को इन्होंने कहा कि ये बात कहना, सर्ट एंड मार्च दो इकोनॉमिस्ट ने कन्वेंशनल व्यू मींस ओल्ड व्यू जो था उसको जुटलाया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप, अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी एक फर्म का मकसद सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सिंगल गोल नहीं होता है किसी फर्म का। और बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं,
ऑब्जेक्टिव तो लोगों के होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका ना तो एक सिंगल माइंड होता है और ना ही उनका एक सिंगल पर्पस होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक बंदा नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक कोalition होती है स्टेक होल्डर की, क्योंकि उसमें इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं और कनेक्टेड भी होते हैं। तो आप देखें इन तीनों किस्म के स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें, तो शेयर होल्डर क्या चाहेगा, कस्टमर क्या चाहेंगे बिजनेस से, तो हर स्टेक होल्डर का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा। कम्युनिटी क्या चाहेगी उस बिजनेस फर्म से, गवर्नमेंट क्या चाहेगी, प्रेशर ग्रुप क्या चाहेंगे, कस्टमर क्या चाहेंगे। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक मकसद नहीं हुआ करता, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेक होल्डर नहीं है, कॉलिशन है, यानी उसमें मजमुआ है, बहुत सारे लोग आपस में मिलकर चल रहे होते हैं और उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो उन इंटरेस्ट को परसू करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। जैसे जैसे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो भी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। अब देखें तो आपको नजर आएगा कि जब ये 1 2 3 4 तरह के स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, तो क्या उस फर्म का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होंगे या ऑनर होंगे वो कहेंगे हमें प्रॉफिट चाहिए, और वो कहेंगे हमारी कंपनी के अंदर प्रेस्टीज हो और रिस्क ना लिया जाए, ये उनके ऑब्जेक्टिव होंगे। मैनेजमेंट कहेगी कि हमें हमारी सैलरी ज़्यादा दो, हमारा करियर बेहतर होना चाहिए, हमारे वो फर्म के रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। एम्प्लॉय कहेंगे हमारी वेजेस बढ़ा दो, जॉब सिक्योरिटी दो, हमें सेफ वर्किंग कंडीशन दो, हमें प्रमोशन दो। तो ये देखें ना ऑब्जेक्टिव कितने आ रहे हैं। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर यानी कस्टमर जो होंगे वो कहेंगे हमें कम कीमत पे चीज दो। सप्लायर्स और रेगुलेटर्स जो होंगे वो कोशिश करेंगे कि मतलब रेगुलेटर कौन है, गवर्नमेंट होती, तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप माहौल को खराब ना करें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो वगैरह वगैरह। और जो फर्म होगी, वो जो कस्टमर होंगे वो कहेंगे जी हमें जो प्राइसेस कम पे दें। तो हाँ, तो यहाँ पर कहीं आपको कोई एक पर्पस नजर आ रहा है, कोई एक ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है? नहीं। इसलिए उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव ऑब्जेक्टिव्स। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, मैंने भी बताया कि एक बंदे का नाम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तो कोलिशन ऑफ द स्टेक होल्डर ग्रुप्स है। इसलिए सर्ट एंड मार्च, दो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कोई एक सिंगल गोल भी नहीं हो सकता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। लेकिन इन सर्ट एंड मार्च से पहले जो इकोनॉमिस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि फर्म का एक ही गोल होता है, और वो दुनिया में जितनी भी फर्म होती है उनका मकसद होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। यानी ये पुराना व्यू ये था इनके आने से पहले, सर्ट एंड मार्च की इस थ्योरी से पहले। ठीक है ना जी, तो ये क्लियर होगी बात आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे बैंक्स हैं तो उनके कस्टमर्स ये चाहेंगे कि उनके जो एटीएम्स हैं उसके ऊपर जब वो पैसे निकलवाएं तो उसके ऊपर वो बैंक उनसे उनसे ना कोई चार्जेस ना ले। हालांकि ये उनका मकसद है, यानी लेकिन आपको पता है कि एक एटीएम मशीन को खरीदना, फिर उसको मेंटेन रखना, उसको इंस्टॉल करना, फिर उसके ऊपर बाकी जो चीज़ें उसके साथ चलाना, और वो सारी बड़ी कॉस्टली है। और अगर वो उसके ऊपर बैंक जो है चार्ज करता है तो आवाम जो है वो चीखो पुकार शुरू कर देगी, आउट क्राई, फरियादें शुरू कर देगी जी ये बैंक प्रॉफिट कमा रहा है, कस्टमर को वो नहीं कर रहा, सर्विस नहीं दे रहा। गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कहेगी जी आप ना लें चार्जेस इनसे, एटीएम पे पैसे निकलवाने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो फर्म क्या कर सकती है अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए, कि फिर क्या गवर्नमेंट, फिर फर्म अपने ऑब्जेक्टिव क्या रखे, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अडॉप्ट करने के लिए इन तीन चीजों के ऊपर वो फोकस कर सकती है। पहला ये कि वो क्या करे, अपीज द डोमिनेंट कोलिशन। अपीज कहते हैं कम करना, यानी वो डोमिनेंट जो स्टेक होल्डर उसमें होंगे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डोमिनेंट उनका कोलिशन यानी वो इत्तेहादी बन जाएंगे आपस में, उनका रोल कम किया जाए ताकि वो अपने इंटरेस्ट, क्योंकि इनमें से हर एक अपना इंटरेस्ट को वॉच करेगा। स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर और ओनर अपना मकसद चाहेंगे, मैनेजमेंट अपना चाहेगी, एम्प्लॉयज अपना चाहेगा,
एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स अपने अपने मकासद को अटेन करने की कोशिश करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फर्म को चाहिए कि कोई डोमिनेंट कोलिशन ना बनने दे, और दूसरा ये कि वो कोशिश करे कि वो सेटिस्फाई करे जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप्स को कर सकती है। तीसरा ये कि वो लाजमी तौर पर अटेंशन दे हर स्टेक होल्डर ग्रुप को, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। तो सीक्वेंशियल अटेंशन मींस के लाजमी अटेंशन होनी चाहिए। ये है जी सारी चीजें। और आखिरी सेक्शन जो है इसके अंदर वो हम पढ़ रहे हैं 2.4, लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी 2.4 के बाद मैं वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर, फिर हम बाकी कल देखेंगे, यानी यहाँ तक करते हैं, फिर कल हम इसको सुबह करेंगे इसके ऊपर बातचीत, तो सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, तो स्टेक होल्डर्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पहले हमने पढ़ा है कि स्टेक होल्डर्स और प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस में उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। अब पढ़ रहे हैं कि स्टेक होल्डर तो हैं, लेकिन आगे बिजनेस किस किस्म का है, आगे ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, तो वहां पर स्टेक होल्डर क्या करते हैं। यहां पर इतना मसले नहीं है, क्योंकि इधर प्रॉफिट तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर किसी को कोई इतनी ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी के अपने कोई इतने ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑनर कोई नहीं है, बल्कि सब एक ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना जी। जैसे चैरिटी है, अब चैरिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, तो इसका मकसद नीडी पीपल की हेल्प करना है, और इसमें कौन लोग हैं, इसमें बेनिफिशरीज इसके स्टेक होल्डर हैं जिनको पैसा मिलना है, और इसमें वॉलंटरी और डोनर्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पैसा देना है। तो इन 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 लोगों को जरा चैरिटी को देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जिनको हमने पैसे देने हैं और कौन लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, इनकी जरा सुन लें और उसके मुताबिक उनको लेके चलें, उनको यानी केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो वॉलंटियर होते हैं, यानी वॉलंटियरली कर रहे होते हैं, रजामंदी से काम कर रहे होते हैं, बगैर किसी पैसे के काम कर रहे होते हैं। और जैसे इसकी एग्जांपल इसने लोकल स्पोर्ट्स क्लब की भी दी हुई है कि वहां पर लोग जो हैं कोई इतने ज्यादा कोई अनपेड वॉलंटियर होते हैं, कोई पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये है जी सारी चीजें। तो इन जनरल वी में डिसर्न 3 एरियाज, डिसर्न का मतलब होता है मालूम करना, कि 3 एरियाज हम मालूम कर सकते हैं जिसमें स्टेक होल्डर अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो क्या क्या है। नंबर 1, यानी सवाल ये है कि स्टेक होल्डर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे, 3 तरह से, कि ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट है ना ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो है वो जो स्कोप ऑफ द स्टेक होल्डर है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं को अटेन करना होता है। नंबर 2, स्ट्रेटजीज जो हैं कैन नॉट बी एम्ड एट प्रॉफिटेबिलिटी, वही बात है कि यहां पर जो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए नहीं है। और फिर यहाँ पर तो मकसद ये है कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, एंड्स को अचीव करें, जैसे डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे। बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डिमांड करती हैं कि हमारा जो कंडक्ट है यानी बिहेवियर है वो एथिकली बड़ा हाई होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट स्टाइल एंड प्रैक्टिसेस, के particularly these elements are related to the management of the people are highly likely to be interest of some stakeholder group, के बहुत सारे जो स्टेक होल्डर ग्रुप्स होते हैं उनका ये इंटरेस्ट होता है कि जो जो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे काम करते हैं, वो उनको देखना चाहते हैं, यहाँ प्रॉफिट नहीं है कुछ। तो ये सारी चीजें होगी। Thank you very much. If you want to ask any question, please ask the question. Then we can wind up. Any question if you have.
जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। जी क्वेश्चन है, क्या अब क्लास इवनिंग को होगी या सुबह को भी? सुबह भी होगी जी, कल सुबह भी होगी, फिर कल शाम को भी होगी, फिर परसों सुबह भी होगी और शाम को भी होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे क्योंकि हमारा भी एक चैप्टर ये कंप्लीट होगा, फिर अगला एक चैप्टर है, फिर एक चैप्टर और है। तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये चैप्टर जिसे कहते हैं तो ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये पहले 2 चैप्टर तो ऐसे ही हैं, फिर एक चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, वो हम संडे तक इंशाल्लाह सारा सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।